हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस देखे भूगोल के, उसमें हमने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा, भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा और भारत का भारत का जियोलॉजिकल हिस्ट्री और भारत की आपने चट्टान सिस्टम देखा या चट्टान या रॉक सिस्टम देखा, चट्टान तंत्र देखा। आज हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर या जियोमॉर्फिक रीजन्स। तो क्या है भारत के जियोमॉर्फिक रीजन्स, आइए हम उनके बारे में बात करते हैं कि भारत के जियोमॉर्फिक रीजन है क्या। आपने भारत का भ्रमण किया होगा और देखा होगा कि भारत में अलग अलग तरीके के फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। भारत में कहीं पे आप जाएंगे तो आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं मैदान देखने को मिलेगा, कहीं मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं? तो इसका जो एक कारण है वो है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस। इनको हम कहते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोजेनिक फोर्सेस में आप जानते हैं कि भूकंप वगैरह एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और इनकी वजह से भारत में या पूरे पृथ्वी पर उद्भेदन होता है, दरारें बनती हैं और क्या कहते हैं, इसकी वजह से लावा बाहर आता है या प्लेटों का खिसकना होता है और इसकी वजह से नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं। और फिर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जो बहिर्जात बल होते हैं, उसमें से अपक्षय अपरदन है, उनके तमाम कारण हैं। हवा के कारण जो है, आपको नदियों के कारण अपक्षय अपरदन होता है, तो वो अलग की बात है। वो हम टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि फिजियोग्राफिक जो स्ट्रक्चर हैं या जो अलग अलग किस्म के जियोमॉर्फिक रीजन हैं या भू आकृतिक प्रदेश हैं वो बनते क्यों हैं, वो बनने के हम जो मैकेनिज्म है वो बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। आज हम देखते हैं कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। A4 साइज पेपर अपने साथ निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर सिलेक्शन के विषय में आप भूल जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, भारत को 6 जो है भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भू आकृतिक प्रदेश हैं? पहला हिमालय, दूसरा जो आपको बांटा गया है हिमालय, दूसरा मैदान है, ठीक है। गंगा का विशाल मैदान है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। गंगा का विशाल मैदान है। तीसरा जो आपको आएगा वो क्या है, आपको मरुस्थल है, जिसमें आपको थार का मरुस्थल है। चौथा जो आपको आएगा वो पठार है। भारत के सेंट्रल एरिया में, आप मध्य एरिया में मध्य प्रदेश वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब पठार है। मरुस्थल में आप जानते हैं कि भारत का पश्चिमोत्तर भाग है और ये भारत का उत्तर भाग है, उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। अब पांचवा क्या है? तटीय मैदान। इन पठारों के किनारे किनारे पर आपने देखा होगा तटीय मैदान है। और जो छठा है वो है हमारे द्वीप, आइलैंड्स। एक बार हम जल्दी से उनको एक मैप में बना देते हैं ताकि आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में आ जाए। ये मैप को आपको भी बनाना आना चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको कि एग्ज़ाम में अगर आप मैप नहीं बनाना आ रहा है आपको, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, भारत का जो ये हिस्सा है, ये कौन सा है? ये पठार का हिस्सा है। यहाँ पर आपने भारत के पर्वतों को देखा होगा, ये मैदान का हिस्सा है और ये जो हिस्सा है आपके मरुस्थल का हिस्सा है, ये आपके तटीय मैदान है और ये आपके आइलैंड्स हैं। तो मैं एक एक करके मैं क्या करूँगा, उन पे टिक लग दे रहा हूँ। ये आपका हिमालय है, ये आपका मैदान है, ये आपका मरुस्थल है और ये आपका पठार है और ये आपका तटीय मैदान है और ये आपके आइलैंड है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये आइलैंड है। तो मुझे लगता है ये आप समझ में आ गए हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हिमालय के बारे में है। तो हिमालय का निर्माण कैसा हुआ? जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ आप सुनते जाइए। हिमालय का निर्माण आपको पता है कि जब भारत उपमहाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था और वह उत्तर की ओर अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर जाता है तो यूरेशियन प्लेट से टकराता है। यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से
टेथिस सागर के अवसाद जो है उनमें वलय हो जाता है, उनमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं। वही फोल्ड क्या करते हैं, हिमालय का निर्माण करते हैं। बाद में जब हम हिमालय की उत्पत्ति की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बताएंगे तो हिमालय को हम ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिमालय के बारे में, देखते हैं कि हिमालय की क्या क्या खास बात है। हिमालय में आइए, हिमालय भारत के में पश्चिम से लेकर उत्तर तक फैला हुआ है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। और कितने किलोमीटर तक, 2400 2500 किलोमीटर अलग अलग जगहों पे किताबों में लिखा है। नॉर्मली आप 2500 किलोमीटर मानिए, एनसीईआरटी में 2500 किलोमीटर दिया है। पश्चिम में ये भाग चौड़ा है 400 किलोमीटर तक, और पूर्व में ये भाग सकरा है 160 किलोमीटर तक। पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, पश्चिम मान लीजिए आप इसका क्या कहते हैं, कश्मीर। यहां पर चौड़ा है। अब चौड़ा है तो क्यों चौड़ा है, अब यहां पे चौड़ा है तो जो चीज चौड़ी होगी वो ऊंची कम होगी, तो यहां पर ये ऊंचाई ज्यादा है। और ये चौड़ा है तो इसका बेसिक रीजन जो है वो है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराई तो ये पीछे का हिस्सा था, पीछे का हिस्सा कम इफेक्टेड होता है। जब गाड़ी किसी से टकराती है, दो गाड़ियां टकराइए, तो ये वाला हिस्सा जो जिस दिशा से वो टकरा रहा है वो हिस्सा क्या है, ज़्यादा प्रभावित होता है। इस वजह से क्या है, ये जो पूर्व वाला हिस्सा है वो ज़्यादा प्रभावित है, इस वजह से वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और वो सकरा है। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको ये समझ गया, पश्चिम से पूर्व तक, और ये चौड़ाई है। अब देखते हैं कि भारत में हिमालय का विभाजन किस आधार पर हुआ, किन किन लोगों ने हिमालय का विभाजन किया। तो एक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, नदियों के आधार पर जो विभाजन किया वो सिडनी बुलार्ड थे। ठीक है, सिडनी बुलार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, और देख लेते हैं उन्होंने हिमालय का विभाजन कैसे किया। हिमालय का विभाजन उन्होंने नदियों के आधार पर किया, और कितने भागों में बांटा। पहला उन्होंने बांटा पंजाब हिमालय, ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में इन्होंने सिंधु से लेकर, ध्यान रखिएगा, सिंधु से लेकर कहां तक, सिंधु से लेकर सतलज तक की नदियों के बीच में, सिंधु से लेकर सतलज तक क्यों इन्होंने बांटा, सिंधु से सतलज। नोट करते जाइएगा साथ में। किलोमीटर कितना है, 560 किलोमीटर। अलग अलग जगहों पे मिलेगा 560 550, ठीक है, 560 किलोमीटर। फिर सतलज से लेकर काली नदी तक इन्होंने जो बांटा वो है कुमाऊं हिमालय। दूसरा क्या है, कुमाऊं हिमालय। ये है आपका 320 किलोमीटर, सबसे कम क्षेत्र है 320 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, सतलज से काली नदी से, ठीक है, काली नदी तक। अब काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में इन्होंने क्या किया, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय सबसे चौड़ा भाग है, ये 800 किलोमीटर का। तो ये काली नदी से कहां तक है, तीस्ता तक। ध्यान दीजिएगा, काली से तीस्ता तक के बीच में। अब तीस्ता से लेकर, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो 760 किलोमीटर का एरिया था, उसको इन्होंने, कुछ लोगों ने असम हिमालय रखा, ठीक है, उसका अलग अलग नाम है, तो वो हिमालय हो गया आपका, या पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। ये सिडनी बुलार्ड का क्या था, ये सिडनी बुलार्ड का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ठीक है। ये 760 किलोमीटर है, तो सबसे चौड़ा कौन सा है, सबसे पतला कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप साथ में इसको लिखते भी जा रहे हैं। अब आते हैं हिमालय का जो है आपका, जो सबसे ज़्यादा वैलिड है और सबसे ज़्यादा जो मान्य वर्गीकरण है, उसके बारे में देखते हैं। तो हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उनको हम देखते हैं, और चौथी श्रेणी के बारे में भी देखते हैं। हिमालय की
को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो हिमालय का जो भाग बांटा जाता है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, परा हिमालय या तिब्बतियन हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका नाम? ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, इंपॉर्टेंट है। काराकोरम, मैं सबको यहां पे बना दे रहा हूं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, यहां पर और एक श्रेणी इसके बीच में आएगी, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी भी इधर से है। और काराकोरम के जो काराकोरम, ये काराकोरम श्रेणी है, मैं आपको लिख दे रहा हूं। काराकोरम ये आपका कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। ये आपकी कौन सी श्रेणी है? जास्कर। ये आपकी कौन सी श्रेणी है? कैलाश। ये आपकी कौन सी श्रेणी है? कुनलुन। सभी बना लीजिएगा। ये आपकी कौन सी है? हिंदुकुश। कुनलुन और हिंदुकुश मिलकर ही पामीर की गांठ बनाती है। ठीक है, पामीर की गांठ, जिसको पृथ्वी की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की छत, ये पामीर की गांठ है। ट्रांस हिमालय में की काराकोरम श्रेणी में ही केटू पर्वत श्रृंखला है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर है कहां पे? पीओके में। पीओके में यहां पर आपको सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसमें? आपको ट्रांस हिमालय में। ग्लेशियर कौन कौन से? सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, ये सारे ग्लेशियर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इनके एक खास बात और है कि इनकी जो श्रेणियां हैं वो ऊंची बहुत हैं। इनकी श्रेणियां ऊंची हैं। इनको तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। ठीक है, मगर इनसे भी ऊंची श्रेणी जो है वो किसकी होगी? वो होगी महान हिमालय की। अब आते हैं दूसरी श्रेणी। ट्रांस हिमालय के बाद जो है, जो दूसरी श्रेणी है जिसमें विभाजित कहा जाता है, उसको कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर ये क्या होते हैं? वर्ष भर ये हिम से ढके होते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहां पे मिलती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत। अब जो कंचनजंगा है वो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये ध्यान रखिए, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची है। और जो केटू है वो कहां पर है आपकी? वो पीओके में है। ठीक है, तो पहली हो गई ट्रांस हिमालय की, हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी। महान हिमालय की भी हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी कि हिमाद्री है सबसे ऊंची, जो है क्या है, इसमें चोटियां पाई जाती हैं, हिमाद्री कहते हैं। इसमें से नदियां बहती हैं। इसमें से भारत की जो महान नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां? जैसे आपकी गंगा नदी, ठीक है, यमुना नदी, ये इनसे बहती हैं। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम है इन महान हिमालय से होती है। और जो ब्रह्मपुत्र या सिंधु और सतलज नदियां हैं, उनका उद्गम ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के क्या है? बीच में से होता है। ध्यान रखिएगा, पहली श्रेणी ट्रांस हिमालय, दूसरी महान हिमालय। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट श्रेणी हमें देखने को मिलेगी वो क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको हिमाचल या महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको लघु हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय
हिमाचल और या आपको महाभारत श्रेणी। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आपको मिलती हैं तो देखिएगा, इसमें जो है आपको मिलेंगी पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। पीर पंजाल आपका कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, ये सब इंपॉर्टेंट है। धौलाधर कहां है? हिमाचल प्रदेश में। महाभारत श्रेणी कहां है? इसको नाग टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में है। और मसूरी श्रेणी ये कहां पर है आपको? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये सारे इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं जो इसमें मिलती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने को है कि लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में, लघु और महान हिमालय के बीच में कुछ घाटियां मिलती हैं। लघु और महान के बीच में कुछ घाटियां मिलती हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। कुल्लू, कांगड़ा और काठमांडू। काठमांडू ये इंपॉर्टेंट है। लघु और महान हिमालय के बीच में जो घाटियां मिलती हैं उनका नाम। अब देखिए, महान और लघु के बाद जो श्रेणी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लघु के बीच में मैं आपको एक और बात बता देता हूं। लघु हिमालय के जो ढलान होती है, उस ढलान में कुछ मैदान पाए जाते हैं, वो कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको कश्मीर में क्या कहा जाता है? जिनको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय की ढलान पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको मर्ग कहा जाता है। और कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग वगैरह, सोनमर्ग, गुलमर्ग। और इनको उत्तराखंड में उन्हीं घास के मैदान को पयार या बुग्याल कहा जाता है। और इनकी ढलान पर जो कश्मीर में इनके ढलान पर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को करेवा कहा जाता है और उसमें केसर की खेती होती है। अब अगली जो श्रेणी है वो है आपकी शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी यह सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और इनकी चोटियां सबसे क्या है? सबसे छोटी हैं। इनका जो निर्माण हुआ तो महान हिमालय से जो अवसाद लाए गए थे, उन अवसादों के वलन से हुआ। उन अवसादों पे दबाव पड़ा, अवसाद आए और दोनों तरफ से दबाव पड़ा, तो जो उठ गया भाग वो शिवालिक श्रेणी कहलाता है। तो शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय के बीच में कुछ समतल स्थान है। उस समतल स्थान को हम दून कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, दून कहेंगे। पश्चिम की ओर अगर हम पश्चिम जाएंगे भारत के तो उनको दून, और पूर्व में हम उनको द्वार कहते हैं। इसका एक दून का एग्जाम्पल देहरादून है, द्वार का हरिद्वार और कोट द्वार है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन पड़ते हैं। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? रानीखेत, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग और नैनीताल। ये आपको याद रखना है। अब इस में मैं आपको एक बार फिर से सारी चीजें समझाकर बता दे रहा हूं, और इस फिगर को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को याद रखना, क्योंकि ये क्रम आपसे पूछा जाएगा भारत में। ठीक है, तो जब आप भारत के बारे में भारत को बनाएंगे तो इसको आपको नहीं भूलना है। इसको आपको नहीं भूलना है। देखिएगा,
ये श्रेणियां हैं और इसको आपको नहीं भूलना है। पहला है उत्तर से दक्षिण काराकोरम, लिखते जाइएगा काराकोरम। यहां से शायद मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं काराकोरम। फिर आपके बाद लद्दाख, फिर कौन सी है जास्कर, फिर कौन सी है पीर पंजाल, फिर कौन सी है, फिर आपकी है धौलाधर और फिर क्या है शिवालिक है। ये आपको याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और ये आपका शिवालिक। ये आपका कौन सी श्रेणी हो गई, कैलाश। ये आपकी कौन सी हो गई, कुनलुन। और ये आपकी कौन सी हो गई, हिंदुकुश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये भूलना नहीं है। ये क्रम याद रहा आपको तो आपका सब कुछ सही से एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।